इसी में मैं 2 एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ आपको। बताइए बताइए। एक तो महाराणा प्रताप का, हाँ। और एक छत्रपति शिवाजी महाराज का। दोनों के एक जैसे एग्जाम्पल हैं। 1580 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप पर अटैक करने के लिए, वो लगातार सेना भेज रहा था। 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ही था। कुछ जगह 18 जून डेट देखने को मिलती है, कुछ जगह 21 जून। उसके बाद उसने शाहबाज खां को भेजा 3 बार अटैक करने के लिए, 1577, 1578, 1579। पार नहीं पड़ रही थी, महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर 1580 में उसने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, वो जिनकी हम कविता विता पढ़ते हैं। खाना ने महाराणा प्रताप पर अटैक करने से पहले एक स्थान आता है शेरपुरा, अपने परिवार की जो महिलाएं थी, बेटी वगैरह थी, परिवार के लोगों को वहां पर सुरक्षित रखा कि तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं कीका पर अटैक करने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप मतलब कीका बोला करते थे उनको, मैं अटैक करने जा रहा हूं उन पर। महाराणा प्रताप के जो बड़े पुत्र थे कुंवर अमर सिंह, उनको इस बात की जानकारी मिली कि ये जो अब्दुल रहीम खाना जो अटैक करने के लिए आ रहा है, इसने अपने परिवार को सुरक्षित वहां रख रखा है शेरपुरे में। उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया वहां पर कुंवर अमर सिंह ने, और परिवार की जितनी भी महिलाएं थी उन सबको बंदी बनाकर ले आए और महाराणा प्रताप के सामने पेश किया। बोले ये लो साहब, इनके परिवार की सारी औरतों को बंदी बना लाया। अब आप देखो किसी व्यक्ति के चरित्र का क्या श्रेष्ठतम उदाहरण हो सकता है कि महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को शाबाशी नहीं दी, अमर सिंह को धमकाया, बहुत गुस्सा हुए। बोले हमारी दुश्मनी उस व्यक्ति के साथ है, उस मुगल बादशाह के साथ में, इन महिलाओं के साथ में हमारी दुश्मनी नहीं है। तुम जाओ और ससम्मान इन महिलाओं को वहीं छोड़कर आओ जहां से तुम लेकर आए हो। बिल्कुल जीता हुआ। हाँ। मतलब एक बिना संघर्ष के जीता हुआ युद्ध उन्होंने दे दिया सिर्फ वसूलों के लिए। हाँ, कर सकते थे, नहीं तो बंदी बना के आप कुछ भी डील करवा सकते हो। बिल्कुल, ये होता है चरित्र का उदाहरण। फिर ऐसा ही उदाहरण हमको देखने को मिलता है छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में भी। आप एक किताब देखना, सर जदुनाथ सरकार ने लिखी है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, पेज नंबर 43। उसमें यह जानकारी है कि ये जो आपका कल्याण वाला जो क्षेत्र है, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, है। तो वहां पर उन्होंने अधिकार कर लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। बात है 1657 ईस्वी की। और अब्बाजी सोनदेव को वहां का सूबेदार अपॉइंट कर दिया कि अब्बाजी सोनदेव एक काम करो, आप संभालो इसको। अब्बाजी सोनदेव ने वहां से एक महिला को पकड़ा। बताया जाता है, जैसा उस किताब में लिखा हुआ, बहुत सुंदर महिला थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष लेकर गए, ऑफर किया उनको, बोले ये लो साहब, ये मुस्लिम महिला बहुत सुंदर महिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पता है क्या किया? उसको अपनी माता का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मेरी माता के समान हैं। और फिर उस महिला के डर को दूर करने के बाद उसको और दूसरे वस्त्र दिए, आभूषण दिए, 500 घुड़सवारों को भेजा, जाओ और ससम्मान इस महिला को बीजापुर छोड़कर आओ। वो कौन थी पता है? बीजापुर के जो पहले के कोई सूबेदार थे, उनके बेटे की पत्नी थी वो। ससम्मान उसको वापस छुड़वा कर आ गए। और उस महिला को ये कहा, मतलब माता का दर्जा देने के साथ, सोचो आप क्या, मतलब क्या चरित्र रहा होगा इन योद्धाओं का, कि आप मेरी माता समान है। बस ये है कि जीजाबाई का पुत्र होने की बजाय अगर मैं आपका पुत्र होता तो मैं थोड़ा और ज्यादा सुंदर हो जाता, क्योंकि आप सुंदर हो तो मैं और ज्यादा सुंदर हो जाता, बाकी आप हो मेरी माता। ये है चरित्र के उदाहरण। बिल्कुल, क्योंकि युद्ध जो लड़े जाते हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, आप राज्य के लिए लड़ रहे हो या महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हो, तो सैनिकों से लड़ो। महिलाओं से जो ये युद्ध या जोहर जो आया, ये तो लुटेरों के द्वारा ही आया है, ये तो स्पष्ट है। अब इसको कोई विवाद माने तो माने, अब ये बात तो सच्ची है। जो न्याय वालों जो नियम बना रखे थे, जो नैतिकता पर चलते थे, ये पालना किया करते थे उन चीजों। अब कई जगह इतिहास में ये भी है कि आप इन कारण से आप लोग पराजित हुए, लेकिन आप आज 2024 में बैठकर ये मूल्यांकन नहीं कर सकते कि साहब 1194 में, ये 1192 में कोई पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने उसको जाने दिया, मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। तो उस विषय को समझने के लिए आपको उस समय की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। आपको ये विचार करना पड़ेगा कि उस समय समाज के क्या मूल्य हुआ करते थे। क्या उस समय किसी भागते हुए शत्रु पर प्रहार किया जाता था? क्या किसी निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार किया जाता था? अगर प्रहार किया जाता था तो उस समय इस चीज को बड़ा अपयश माना जाता था। तो आज के इस 2024 में बैठकर हम उस समय का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे और उसके साथ में। तब तक उन्होंने छल देखा भी नहीं था। हाँ भाई, आदमी सीखता गलतियों से। बिल्कुल, जब उसने छल देखा ही नहीं है तो उसे क्या पता है छल करेगा? नहीं पता था, ऐसा पता ही होता तो उनको वो ये जानकारी होती ना कि ये बहादुर शाह, तुम इसको शरण दे रहे हो गुजरात वाले को, और ये कल इसी के कारण तुम्हारी बहुत सारी वीरांगनाओं को जौहर करना पड़ जाएगा। साथ ही अपने अभी बात निकल आई बातों में कि महाराणा प्रताप जी की, तो एक संकीर्ण फिर बात आती है वही संकीर्ण इतिहास का। आप इतिहास में देखो, आप जो पूछना है इतिहास में, क्योंकि अब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाया जाता है छोटे से 2 पेज के पन्नों में, पुस्तक जो स्कूल की विद्यालय की पुस्तक है, सिर्फ 2-3 पेज है उसमें, ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल। और उसमें भी कहते हैं कि अकबर जीत गया। मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता? अब आप देखो, मैं इसको बताता हूँ, एक काम करते हैं, कौन जीता
ये इसका उत्तर हम व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं, मैं केवल अपने तर्क रखता हूं जी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 या कुछ डेट कहती है 21 जून 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में एक व्यक्ति उपस्थित था, उसने उस घटना हल्दी घाटी के युद्ध की सारी जानकारियां लिखी हैं कि साहब हमारी तरफ से 5000 सैनिक लड़ रहे हैं, इधर से 3000 लड़ रहे हैं, ये टाइम है वो टाइम है। वो व्यक्ति है बदायूनी, अकबर की सेना का। हाँ, अकबर का मीर बख्शी था। और उसने एक किताब लिखी बदायूनी ने, मुंतखब उद तवारीख। उसमें वो सारी जानकारी देता है। जैसे एक जगह वो लिखता है, भाई जून में युद्ध हो रहा है तो जून में तो बहुत गर्मी होती है, थोड़ी देर कोई बाहर धूप में खड़ा हो जाए तो पसीने पसीने हो जाए, हाँ वही गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो ये लिखता है एक जगह है बदायूनी कि सूर्य की, दोपहर का समय था, कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणों ने बहुत उत्तेजित कर दिया है, उसके कारण खोपड़ी का जो रक्त है ना वो उबलने लगा है। और मैं जो आसफ खां के साथ में बैठा हूँ, आसफ खां को भी सेनापति बनाकर भेजा था अकबर ने, 2 लोगों को बनाया था, एक तो मानसिंह को और एक आसफ खां को। तो बदायूनी ये लिखता है कि मैं जो आसफ खां के साथ में बैठा हुआ था, मैंने आसफ खां से पूछा कि भाई नीचे एक तो मेवाड़ वाले, वो किसी पहाड़ी ऊंचे स्थान पर बैठा होगा, कि नीचे एक तो ये मेवाड़ वाले राजपूत लड़ रहे हैं और एक मानसिंह वाले राजपूत लड़ रहे हैं। अब मैं अगर तीर चलाऊं, प्रहार करूं, तो यहाँ तो ऐसे गुत्थम गुत्था मिल रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पक्ष का राजपूत कौन है और शत्रु पक्ष का राजपूत कौन है। अब आप देखना बदायूनी क्या लिखता है। बदायूनी ये कहता है कि मैंने जब आसफ खां से पूछा तो आसफ खां ने मुझसे कहा कि तुम तो अपना वार करते जाओ, किसी भी पक्ष का मरे, तरक्की तो इसमें हमारी है। अब आप सोचो, क्या मानसिंह को ये बात पता थी? नहीं पता थी। अगर मानसिंह को ये पता थी कि तुम युद्ध लड़ रहे हो और तुम्हारे पीछे से इस तरह की बात हो रही है, तो क्या वो युद्ध लड़ता मानसिंह? अब आ गया हो उस चीज पर जो आपने कहा कि साहब हल्दी घाटी का युद्ध फिर जीता कौन? ये युद्ध होता है, बदायूनी इसके संबंध में लिखता है, मैं डॉट सारी चीज वो बताता हूं जैसा वो लिखता है। बदायूनी ने लिखा कि राणा कीका, महाराणा प्रताप को राणा कीका, कि राणा कीका ने अपनी सेना के 2 विभाग कर रखे थे। हरावल, वही आगे वाला भाग, हरावल का एक भाग का नेतृत्व स्वयं राणा कीका कर रहा था। राणा कीका ऊपर से उतर कर आया और हमारे हरावल का जो वाम पार्श्व था, वाम पार्श्व का मतलब होता है हरावल, हाँ लेफ्ट वाला हिस्सा, तो हमारे वाम पार्श्व पर वो टूट पड़ा। कोई एक वार भी किया होगा तो उनके कोई सेनापति का कोई एक अंगूठा कट गया। बदायूनी ये लिखता है कि वाम पार्श्व के लोग भेड़ों के झुंड की तरह दक्षिण पार्श्व की तरफ भागे, राइट साइड में भागे। सैयद जो थे उन्होंने कुछ समय के लिए मोर्चा संभालकर हमारी इज्जत बचा ली, नहीं तो बदनामी के साथ हमारी हार होती। आगे लिखता है कि इस शुरुआती दौर में हमारी पराजय हुई क्योंकि भूमि टेढ़ी मेढ़ी थी, उबड़ खाबड़ थी, पथरीली थी, और यहां से हम लोग भागे, बनास नदी की तरफ भागे। मैं गया हूं खुद उस जगह को, मैंने देखा है। मैं एक टीवी का एक कार्यक्रम करके आया था, भारत 24 का, हल्दी घाटी पे। हाँ, हल्दी घाटी पे। तो वहां उस बनास नदी को पार करके बदायूनी ये लिखता है कि हम 5-6 कोस तक भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। फिर कोई 73 खां था हमारी सेना में, वो आया, उसने ढोल बजाना शुरू किया। अरे बोले मत भागो। बोले क्यों? बोले बादशाह खुद आ रहा है बड़ी सेना लेकर। तब हमारे सैनिकों में कुछ ये ढांढस बधा कि अरे रुक जाओ, मत भागो। किसकी सेना भाग रही है? अकबर की सेना भाग रही है, अकबर की। फिर अगले दिन की स्थिति लिखता है बदायूनी। अगले दिन हम गोगुंदा पहुंचे ये देखने के लिए कि साहब हमारे तरफ के कितने एक लोग मारे गए, क्या थे। कोई एक मंदिर का भी जिक्र लिखता है कि वहां कुछ लोग थे 15-20 और उनको भी हमने मार दिया। और फिर हमने ऊंची ऊंची वहां गोगुंदा में दीवारें बनवाई अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का साथ दे रहे उस समय जो भील थे वो इनके रसद सामग्री के ऊपर ऐसे टूटा करते थे। इनके पास में खाने पीने का कुछ सामान नहीं था। अजमेर से इनके पास में आया करता था, क्योंकि ये अजमेर इनका सेंटर था वहां मुगलों का। अजमेर आपका भी जाना, एक फोर्ट बना हुआ है जिसको मैगजीन दुर्ग कहा जाता है, अभी म्यूजियम है वो। 1570 में अकबर ने बनाया था उसको, मैगजीन दुर्ग। हाँ, और 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह को सेना का नेतृत्व देकर वहीं से रवाना किया था, जिसमें मानसिंह वहां से होते हुए अजमेर और फिर मांडलगढ़, फिर मोही और मोलेला स्थान पर पहुंचा था। और मोलेला स्थान पर अपने डेरे किए थे। डेरे मतलब अपनी सेना का जमावड़ा किया। तो बात यह है कि जब वो गोगुंदा पहुंचे तो बदायूनी लिस्ट बनाने लगा कि बादशाह को बताना तो पड़ेगा कि अपनी तरफ के कितने लोग मारे गए। तो बदायूनी ये लिखता है कि साथ वाले जो अमीर थे, अमीर मतलब जो उनके साथ के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी इस फहरिस्त को बनाने का कोई लाभ नहीं है। अभी सबसे पहले पेट की सोचो, भोजन की सोचो, जान बचाओ। मतलब भूख, इस भूख को कैसे मिटाया जाए पहले इसकी सोचो, जान कैसे बची। क्योंकि उनके पास में खाने पीने का सामान नहीं था। बदायूनी आगे ही लिखता है कि खाने के सामान की ऐसी किल्लत हो गई थी कि हमको अपने ही ऊंटों और घोड़ों को काट काट के खाना पड़ रहा था जीवन बचाने के लिए। फिर दूसरा, ये जून जुलाई का जो महीना होता है, इस समय
वहां पर आम के बहुत सारे पेड़ है, मैं गया हूँ वहां, देख के आया मैंने। तो इस समय बहुत सारे आम पके नहीं होते, जो देसी आम होता है, कैरियां होती हैं, कच्चे आम को कैरी कहा है ना। हाँ। बदायूं ने ये लिखता है कि हमारे सैनिकों के पेट खराब हो गए थे वो कच्ची कैरियां खा खा के। और फिर जब महाराणा प्रताप को ये बंदी नहीं बना पाए तो फिर इनको एक एक करके वहां से निकलना पड़ा। और जब ये निकल कर गए तो बादशाह ने भी आज्ञा दे दी कि ठीक है भाई, आप जब पार नहीं पड़ रही तो वापस आ जाओ। मुगल शासक अकबर ने अपने सेनापतियों की ड्यूटी बंद कर दी थी। ड्यूटी बंद करने का मतलब कि भैया आना मत, शकल मत दिखाना, एंट्री बंद कर दी। हाँ, अब आप सोचो, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगल बादशाह अपने सेनापतियों की ड्यूटी बंद कर रहा है। अगर वो युद्ध जीत कर जा रहे हैं तो जीतने वाले के साथ में ऐसा सलूक होता है क्या? स्वागत होता है, स्वागत होता है ना। वो तो नाराजगी दिखा रहा है। तो अगर नाराजगी दिखा रहा है तो फिर युद्ध का परिणाम क्या रहा होगा? एक तरफ वो ऊंट और घोड़ों को, खुद के ऊंटों घोड़ों को काट काट के खा रहे हैं, खाने का सामान नहीं उनके पास, फिर कच्ची खैरियां खा खा के दस्त हो रहे हैं उनके। फिर बादशाह जो उनकी वो ड्यूटी बंद कर रहा है, और फिर तुम ये कह रहे हो कि साहब महाराणा प्रताप हार गए। और साथ ही इसी में है ना एक बात और बड़ी प्रचलित है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। अब क्या ये सच है? देखो, मैं क्योंकि वो जैसे पिछला मैंने उदाहरण दिए, तो मेरे हिसाब से आपके जो व्यूअर्स हैं वो अब इस निष्कर्ष तक तो पहुंच गए होंगे कि साहब कौन जीता कौन हारा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सोर्सेज के साथ में, रेफरेंस के साथ में तर्क देता हूँ, और ऑडियंस को तय करने दो कि घास की रोटी खाई कि नहीं खाई। वैसे क्या है, राजस्थान के कवि हुए हैं, बहुत महान हुए हैं, कन्हैयालाल सेठिया। उन्होंने लिखी है एक रचना पाथड़ और पीथड़। पाथड़ महाराणा प्रताप के संबंध में और पीथड़ बीकानेर के थे कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, उनके संबंध में। उन्होंने जो इस प्रकार की बात लिखी वो महाराणा प्रताप की महत्ता को बढ़ाने के लिए लिखी थी कि साहब देखो, कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम कर सकता है कि भले ही उसको कष्टों को सहना पड़ा हो, लेकिन वो व्यक्ति घास की रोटी खाकर भी अपनी जनता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहा है। तो महाराणा प्रताप की महत्ता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, लेकिन सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस बात का। कैसे? मैं तर्क देता हूं आपको। हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद भी महाराणा प्रताप के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था। आप राजस्थान में जाएंगे तो सिरोही से लेकर और देबारी तक का 70 मील चौड़ा एरिया, कुंभलगढ़ से लेकर और ऋषभदेव तक का 90 मील चौड़ा एरिया, मतलब 70 बाई 90 मील का एरिया छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है। और फिर कौन सा एरिया? मारवाड़ वाला एरिया नहीं, जहां पर रेत ही रेत है। ये मेवाड़ का एरिया है, जहां पर ना नदियों की कमी है, ना प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ना भोजन की कमी है। ये खूब मक्का पैदा होती है, खूब अनाज पैदा होता है। तो आप सोचो, इतने बड़े क्षेत्र का कोई मालिक है, संसाधनों की कमी नहीं है, ना पानी की कमी है, ना भोजन की कमी है। फिर महाराणा प्रताप की सेना में ये खूब सारे भीलों को उन्होंने बसा रखा है, खूब सारे भीलों को भर्ती कर रखा है। ये भीलों की खूब पाले हैं, भीलों के जो गांव होते हैं उनको पाल कहा जाता है। उनकी गति होती है जैसे हनुमान जी की वानर सेना होती है, वानर सेना की बाती थोड़े से समय में कई कोसों की दूरी तय कर लिया करते थे। अकबर की सेना के लिए वहां पॉसिबल नहीं था कि वहां पर महाराणा प्रताप के बिल्कुल पास में वो पहुंच जाए। इतने संसाधन, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद किसी व्यक्ति को घास की रोटी बनाकर खानी पड़ी होगी क्या? फिर तर्क इसमें ये देते हैं कि महाराणा प्रताप ने वो घास की रोटी बनाई और अपने बड़े पुत्र कुंवर अमर सिंह को दी। कोई जंगली बिलाव आया, अमर सिंह के हाथ से घास की रोटी छीन कर लेकर भाग गया और अमर सिंह रोने लगे। अब सुनना, कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 को, 1559 को। और ये जो घास की रोटी वाला किस्सा है, ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। तो इस समय अमर सिंह की कितनी आयु हो गई होगी? 17 वर्ष हो गई होगी। 17 वर्ष। 17 वर्ष के बालक के हाथ से आप छोड़ो, रोटी छोड़ो, अगर ये कोई कप है या कुछ भी XYZ, अगर किसी 16-17 साल के बच्चे से अगर मैं कोई व्यक्ति कुछ छीनेगा, वो रोएगा क्या? नहीं रोएगा। ये बात मतलब दिमाग में तार्किक रूप से ये बात बैठती है क्या कि 17 साल के बालक के हाथ से कोई जंगली बिलाव रोटी छीन के लेके भाग गया और वो छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया? फिर कर्नल जेम्स टोड इसमें तर्क देते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अच्छा लिखा कर्नल जेम्स टोड ने, लेकिन कई सोर्सेज उनको नहीं मिल पाए, तो इसके कारण उन्होंने थोड़ा सन में ऊपर नीचे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि साहब महाराणा प्रताप की पुत्री थी, वो पुत्री रोने लग गई थी। हाँ, तो एक किताब है वही उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, गौरीशंकर हीराचंद हो जाएगी, उसमें आप पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप के, मैं सांगा तो नहीं बोल गया ना, प्रताप ही बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप के कोई पुत्री थी ही नहीं। हाँ, नहीं थी। और फिर आप एक बार इस बात पे भी तो तर्क करो ना, अकबर ने पूरी एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था कि भैया ये आदमी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। फिर बदायूनी जब अटैक करने के लिए आ रहा है तो एक एक चीज को लिख रहा है वो। फिर अकबर जो अबुल फजल है वो भी अकबरनामा में एक एक चीज को लिख रहा है। अब आप ये कह रहे हो कि महाराणा प्रताप ने ऐसा दुखी हुए इस घटना से, जंगली बिलाव वो रोटी लेके भाग गया और फिर उन्होंने एक पत्र लिखा अकबर को
कि भैया मैं ठीक है तेरी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। आप इतना तो सोचो कि अकबर के पास में अगर महाराणा प्रताप का कोई इस प्रकार का पत्र चला जाता तो अबुल फजल और बदायूनी इस राई का पहाड़ बना देते कि ये लो साहब कर लिया अधीनता स्वीकार, बस हो गए फुस। उनके कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस प्रकार का कोई पत्र आया। और ये घास की रोटी अब मेरे हिसाब से बहुत